सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th टर्म 1 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स के एग्जाम हो चुके हैं। ओवरऑल जो एग्जाम हो रहे हैं बहुत ही सिंपल हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों को थोड़ा फियर था कि टर्म 1 टर्म 2 हम कैसे करेंगे, तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई है कि टर्म 1 सिंपल है, टर्म 2 थोड़े से टफ हो जाएंगे, लेकिन टर्म 1 में हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे हम सिक्योर खेल सकते हैं। तो कुछ बच्चों को उसके बावजूद भी, क्योंकि इतने सिंपल पेपर हैं, उसके बावजूद भी कुछ बच्चों को डाउट्स थे, आने लाजमी है कुछ क्वेश्चंस में, कि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं और कुछ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं थोड़े टफ भी हैं। कुछ तो बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम बहुत सिंपल है। तो 40 क्वेश्चन तो ऐसे देखा जाए कि 40 क्वेश्चन 60 में से इतने सिंपल थे कि अगर आपने एनसीईआरटी का पीछे का भी पढ़ा है, जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है उसमें ही पढ़ा है, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं सारे, तो भी आसानी से आप 40 आउट ऑफ 40 गेन कर सकते थे। कुछ बच्चों को डाउट है, सो हम उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए पेपर सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं। मैक्सिमम जितने भी जैसे जैसे पेपर हो रहे हैं सारे अपलोड कर दिए जाएंगे उसके आंसर शीट्स के साथ। आपके लिए एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 60 के 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आपने अचीव करे। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसने कहा है कि 24 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, एटलीस्ट कम से कम 20 तो अटेम्प्ट करनी है आपको, क्योंकि ओएमआर के अंदर वही भरने वही माने जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां से बिगिन हुआ। यूरोपियन कंट्रीज की अगर अपन बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 750 से 1800 के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी कंट्री में आया। क्या वो जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था कि इंग्लैंड था। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया और सीधा सा आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने भी इसको ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में बता दिया था। तो इंग्लैंड वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। 1815 वाटरलू जब हुआ तो 1815 के अंदर जब यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर के नेपोलियन को हराया, तो उसके बाद किस टाइप की गवर्नमेंट वहां पे वापस आ गई। भाई वाटरलू हार गया था, तो इसने सिंपल सा ये पूछा है कि वापस कौन सी टाइप की गवर्नमेंट आई। क्या वो कॉन्जर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे, या फेडरल्स थे, या फ्यूडल्स थे। तो ऑब्वियसली कॉन्जर्वेटिव्स थे, क्योंकि मैक्सिमम वो सोच वाले लोग थे जिन्होंने ये कहा कि पुराने स्टाइल में जो चीजें चलती थी उसी को वापस हमें चाहिए। मतलब कॉन्जर्वेटिव्स, पुरानी सोच के लोग, वो ये चाहते थे। पुरानी सोच भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, जो अपने ट्रेडिशनल वे चलता रहा उसी वे के अंदर रहने वाले लोग थे। तो कॉन्जर्वेटिव्स का कंसेप्ट यही था कि वहां पे राजा होना चाहिए, राजा का शासन होना चाहिए। तो इसी टाइप के जो लोग थे उन्हीं की गवर्नमेंट वापस लौट करके आ गई थी। तो इसका आंसर होगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा है कि इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर के कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया था 1815 में। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली। ये चीज अगर आपको याद नहीं थी तो एक बार रिकॉल करो। और मैंने आपको बताया था इस चीज को याद करने का तरीका कि आप बपरा याद कर लो। ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। तो ये है आपका राइट ऑप्शन। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों मिलकर के नेपोलियन को हराने में लग जाते हैं और लास्टली जीत जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहेवल्स टेक प्लेस इन जुलाई 1830। जुलाई रेवोल्यूशन जब हुआ वो कौन सी कंट्री में हुआ, कौन सी वो कंट्री थी जिसने पहली बार लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट देखा, नेशन स्टेट बनने का कंसेप्ट वो लेकर आए। ऐसा कौन सा नेशन था, यूरोपियन कंट्री कौन सी थी इसमें। तो पहली चीज यहां फर्स्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट कहां हुआ था, यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर, ये याद रखें। उसके बाद वो पहुंचा आगे दूसरी जगहों पर, इंग्लैंड में बाद में, जर्मनी में बाद में, इटली में बाद में। हालांकि इंग्लैंड में तो जो यूनिफिकेशन हुआ बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से हुआ था। तो ये तो आंसर है ही नहीं अपने, तो राइट आंसर अपने को फ्रांस मिल रहा है सीधा सीधा ही, तो क्यों अपन ज्यादा दिमाग लगाएं। तो फ्रांस वुड बी द राइट वन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और वो है फिफ्थ क्वेश्चन कि किस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये रिमार्क दिया है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा जो बचा हुआ यूरोप है उसको कोल्ड हो जाता है। तो कौन सा पर्सन था। लॉर्ड बैरॉन थे, मेटरनिक थे, जॉन हैडर थे, नेपोलियन थे। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल सा था। मैंने आपको बताया था ड्यूक मेटरनिक जो कि चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर फ्रांस कभी छींकता भी है तो पूरे यूरोप के अंदर ठंड, मतलब उनको सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है।
ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि ये बताना चाह रहे थे कि डायरेक्टली पूरा यूरोप फ्रांस से कनेक्टेड है और फ्रांस में कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसका इंपैक्ट जो होता है पूरे यूरोप में गिरता है या होता है। ऐसे में ये स्टेटमेंट था कि वहां पर रेवोल्यूशन हुआ है तो उसका इंपैक्ट आपको पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा, और वो हुआ भी कि जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रिया के अंदर इस तरह का जो वॉर का कॉन्टिन्यूसली एक सीजन स्टार्ट हुआ, उसके कारण ये स्टेटमेंट उनके थ्रू दिया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वो पर्सन है जिसको आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन, मतलब आर्किटेक्ट माना जाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का? जब ये जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन कराया गया तो इनमें कौन सा वो पर्सन है जिसको एक तरीके से आप कह सकते हो ना, आपने एक कैटेगरी दी है, टाइटल दिया है कि ही इज द आर्किटेक्ट। कौन था वो? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि है ऑटोमन बिस्मार्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और राइट आंसर भी यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 7th पे बात करते हैं। इसने कहा है कि इनमें से कौन सा वो पर्सन था जिसने कोहेरेंट प्रोग्राम चलाया था यूनिटरी जो इटालियन रिपब्लिक थी उसके लिए, मतलब इटालियन रिपब्लिक, इटली को यूनिफाइड करने के लिए कोहेरेंट प्रोग्राम किसने चलाया? इनमें से कौन सा वो पर्सन था? इमैनुअल वन, सेकंड, मजीनी या कैवोर? तो देखो यहां पे ये तो था आपका किंग, ये था आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर, और ये वो पर्सन था जो रेवोल्यूशनरी था। ये चाह रहा था इंटरनली, मतलब मजीनी जो थे उन्होंने, यहां दो नाम थे, एक था गिसिपी गैरिबाल्डी और मजीनी। तो मजीनी चाह रहा था, इनिशिएटिव उसने लिया था कि इटली को वापस से क्या करेंगे, यूनिफाइड करेंगे। कब? 1830 में। 48 तक ये इसने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद में इन सब लोगों ने मिलकर, काउंट कैवोर ने मिलकर के, जो गैरिबाल्डी है उसके साथ मिलकर इटली को यूनिफाइड किया। बट यहां पर जो आंसर होगा अपना वो होगा बेटा सी, और क्योंकि इसी ने प्रोग्राम चलाया था तो ऑफ कोर्स सीधा सीधा इसको याद रखो। क्यों दिमाग लगा रहे हो ज्यादा? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सा वो स्टेट है जहां पे ओवर ग्रेजिंग के कारण से लैंड का डिग्रेडेशन होना, मतलब ज्यादा कॉज रहा है ओवर ग्रेजिंग? तो महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है कि यूपी है? तो महाराष्ट्र, याद रखें, महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां पे ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो? आप ऐसे ही कर सकते हो, राइट आंसर तो ऐसे ही देंगे। यहां पर इतना ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वो सॉइल है जो कि फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, क्योंकि उसका जो नेचर है वो स्लाइम है। स्लाइम मतलब थोड़ा सा जिसमें सॉल्ट अवेलेबल होता है। क्या रेड है, लेटराइट है, एरिड है कि अलुवियल है? तो दैट्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वुड बी द सी, कि अगर हम देखें इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरिड सॉइल। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये सूखती है उस हिसाब से इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ये रेड टू ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू स्लाइम इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वो फोर्स है जिसके कारण से प्लेन्स के अंदर सॉइल का इरोजन होता है? पहली चीज याद रखें, अगर माउंटेन है तो उसमें अलग रीजन होंगे। प्लेन्स इसने पूछे हैं तो प्लेन्स के अलग रीजंस होते हैं, और प्लेटोज अगर ये पूछ रहा है तो उसके अलग रीजंस हैं। इसने पूछा है मैक्सिमम कौन सा वो रीजन है जिसके कारण से सॉइल इरोजन होता है? तो क्या ये विंड है, ग्लेशियर्स हैं, रनिंग वाटर है या अर्थक्वेक है? तो देखो विंड भी रीजन होता है लेकिन विंड मैक्सिमम नहीं होता। पानी के साथ में ज्यादा जो मिट्टी होती है वो कट के बह जाती है आगे की ओर। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर होगा बेटा सी। नेक्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैज कॉज्ड द लैंड डिग्रेडेशन। कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा माइनिंग के कारण से डिग्रेडेशन हो रहा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला या गुजरात? यहां यह बात समझने वाली है कि माइंस कहां पे ज्यादा लगी हुई है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक बार ये जगह खाली करते हैं पहले। तो देखो भाई, माइंस का क्या कंसेप्ट है? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कहीं पर माइनिंग करते हैं तो उससे कई सारे डस्ट पार्टिकल्स भी निकलते हैं, है ना? और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये सिंपल प्लेन्स पे जाकर के बिछ जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी उसके अंदर खत्म हो जाती है। अब इसने कहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण, वहां पर आपने पेड़ उगे हुए थे उसको काट दिया और उसके कारण से वो एरिया जो है वो फ्लैट हो गया, क्लीन हो गया,
और करना क्या था, माइनिंग करनी थी। ऐसे में माइनिंग के कारण लैंड का डिग्रेडेशन हुआ। कौन से में हुआ? तो देखो वैसे तो कहीं को मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, इसको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। सीधा सीधा आंसर आ सकता है। इनमें से वो ऑप्शन पता कर लो जो ऑप्शन आपका ज्यादा माइंस रखता हो, तो उड़ीसा वुड बी द राइट वन। ठीक है, इसको एक बार भूल जाओ, अननेसेसरी तुम उलझ जाओगे। तो इनमें से कौन सा वो पर्सन था जिसके कारण से लैंड डिग्रेड होती है? तो कौन सा स्टेट है? कारण नहीं, कौन सा स्टेट है? तो उड़ीसा इज द राइट वन। 12th में अगर अपन बात करें तो इसने कहा कि किसने यूनाइटेड इटली को 1961 में प्रोक्लेम किया कि मैं अब यहां का राजा हूं? क्या ये चार्ल्स वन थे, इमैनुअल सेकंड थे, गैरिबाल्डी थे या नेरो थे? ऑब्वियसली इसका तो क्या ही बताऊं मैं, तुम्हें पता था इसके आंसर। इमैनुअल सेकंड जिसने प्रोक्लेम किया कि भैया आई एम द किंग। वाओ, आ जाइए नेक्स्ट पे। आंसर सही गए होंगे मेरे हिसाब से, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। इसने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट डिसीजंस लेते हैं अपने। तो इसने कहा है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, कि कौन सा सब्जेक्ट होगा जो इसमें लिखा हुआ है? कम्युनिकेशन, ट्रेड, कॉमर्स और इरिगेशन। ओके, तो देखिए इरिगेशन, कॉमर्स, ट्रेड, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, बिल्कुल कम्युनिकेशन इसमें राइट आंसर होगा बेटा, क्योंकि कम्युनिकेशन पे डायरेक्टली जो राइट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। बाकी के कुछ लोग कुछ चीजें मिलकर के और कुछ चीजें इंडिविजुअल स्टेट्स पर छोड़ दी जाती है। तो राइट आंसर यहां पर होगा ए। नेक्स्ट है बेल्जियम मॉडल के अंदर इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है? नॉट इंक्लूडेड। ओके, नॉट इंक्लूडेड तो कौन सा इसमें से है? क्या ये फर्स्ट वाला है कि डच, चलो सारे एक बार देख लेते हैं, कि डच, फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे उनका नंबर जो होगा वो इक्वल होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये तो। नॉट पूछा है, ठीक है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट, ये भी ठीक था। जो ब्रिसल्स है वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट रखी गई है, दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन करते हुए, ये भी सही है। कि देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर फॉर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट तो थी, लेकिन ये वाली लाइन उसमें नहीं थी कि उनके पास में एडमिनिस्ट्रेशन करने की स्पेशल पावर होगी, नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट आंसर यहां पर होगा हमारे लिए डी। नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल दो। इनमें से कौन सी वो कंट्री है जो होल्डिंग टुगेदर का कंसेप्ट रखती है? होल्डिंग टुगेदर मतलब जहां सारे लोगों को एक जन जोड़े रखे, ठीक है। वो कौन सी कंट्री है इसमें से? तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए है या स्विट्जरलैंड है? रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया वो है आपकी कमिंग टुगेदर, जबकि ये है आपकी होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। यहां पर हर स्टेट अपने अपने काम करते हैं और उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि वर्क कर रही है। नेक्स्ट बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथेनिक कम्युनिटीज इन द मेजोरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में इनमें से कौन सा वो एथेनिक कम्युनिटी था जो मेजोरिटी में था? क्या तमिलियंस थे, मुस्लिम्स थे या सिंघलास थे? तो जो सिंघली बोलने वाले थे, मतलब सिंघली भाषा बोलने वाले लोग थे, सिंघलास जो थे वो यहाँ पे मेजोरिटी में थे। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा पता नहीं। 17 क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा है कि स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा वो कंसेप्ट है जो, या कौन सा वो सब्जेक्ट है जो रखा गया है? ओके, तो इनमें से कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसको स्टेट लिस्ट में जगह मिली है? बैंकिंग, बैंकिंग होती है बेटा यूनियन लिस्ट का पार्ट, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है स्टेट लिस्ट का पार्ट, करेंसी यूनियन लिस्ट का पार्ट, कम्युनिकेशन ऊपर ही पड़ा है भाई यूनियन लिस्ट का पार्ट। तो राइट आंसर हमारे लिए हो गया आपका बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि इनमें से एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर विच ऑफ वन फॉलोइंग। इसमें बोला कि इनमें से कौन सा वो सेक्टर है जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ये वाला वर्ड आपके लिए कुछ नया हो सकता है, नया नहीं है तो अच्छी बात है। वैसे तो पहले राइट आंसर दे देता हूं, टर्शियरी सेक्टर बहुत हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। बट ये वर्ड जो बना है वो बना है क्वार्टर से। अब एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है? फोर्थ। क्वार्टनरी का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ हिस्सा।
ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। क्वाटरनरी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है लेकिन ये आंसर नहीं है, मतलब फोर्थ कोई अलग ही है। अपन बोलते हैं ना नन ऑफ द अबव, उसकी जगह इन्होंने कुछ और सेट कर दिया। तो टर्शियरी सेक्टर वुड बी द राइट वन। नेक्स्ट इसने कहा कि नीचे एक करेक्ट फीचर बताओ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें से आइडेंटिफाई करो करेक्ट फीचर। मतलब इसमें 4 जो फीचर हैं उसमें से 3 गलत हैं और एक सही होगा, तो हमें सही वाला पसंद करना है, सही वाला चूज करना है, बाकी गलत होंगे उसको हम छोड़ देंगे। फर्स्ट है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ का नहीं, यूनिटरी में तो 2 लेवल नहीं होते, यूनिटरी में तो एक ही लेवल होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। नो, ये भी गलत है। ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। नहीं, ये भी गलत है। क्यों? यूनिटरी में तो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होंगे। फिर है सब यूनिटरी आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट करेगी और जो बाकी के गवर्नमेंट होंगी मतलब स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो उनको क्या करेंगे, एक तरीके से सबऑर्डिनेटिव होंगी उसके लिए, वो उनको मिलकर के सब यूनिट्स बनाएंगी, उनको एक साथ में जोड़े रखेंगी। अलग अलग यूनिट्स अपने आप में इंडिविजुअल भी है और एक साथ देखा जाए तो ओवरऑल वो एक के लिए लॉयल भी है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे सामने आ गया है एंड दैट इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ट्वेंटी कहता है कि एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज पे जाते हैं, मतलब शुरुआती दौर में जाएं, तो इनमें से कौन सा वो सेक्टर होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में? तो प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी है, या फिर वही वापस से क्वाटरनरी? तो प्राइमरी सेक्टर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें खेतीबाड़ी होगी या जो भी चीजें नेचर से हमें डायरेक्टली मिल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेस है, इनिशियल है, तो इनिशियल स्टेज तो जो रॉ मटेरियल होता है वहीं से होती है, तो प्राइमरी सेक्टर वुड बी द राइट वन। इसने कहा है कि नेचुरल प्रोडक्ट को आप चेंज कर दो किसी दूसरे फॉर्म में, ये किस टाइप का सेक्टर है? तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर को जब आप बदल देते हो मशीनों की मदद से और एक नया कोई प्रोडक्ट बना देते हो तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो राइट आंसर भी हमारे लिए यही है। नेक्स्ट है कि नेचर, ओके, नेचर से मिलने वाली चीजों को इसने कहा एक्सप्लॉइट अगर आप करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ये कौन से सेक्टर का पार्ट है? कि आपको कोई भी प्रोडक्ट मिले लेकिन उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, तो कौन से सेक्टर में वो काउंट होगा? तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? इसने कहा है नेचुरल चीजें हैं, तो नेचुरल कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर। तो राइट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे? प्राइमरी। मेरे हिसाब से ये भी आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें भी कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, which one of the following factor is mainly responsible for declining water level in India? इंडिया के अंदर पानी का ये जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है, इसके पीछे का कॉज क्या है, कारण क्या है? क्या ये इरिगेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, या फिर ओवर यूटिलाइजेशन है? तो पानी बहुत वेस्टेज होता है इंडिया में, इसके कारण पानी का जो लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा डी। इन 24 क्वेश्चंस में से जो अब मैं लास्ट 24 पढ़ाऊंगा, इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो इसके आंसर आपको मिले होंगे। 20 ही तो करने थे, क्या ही बताएं पेपर का स्तर क्या था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से कौन सी वो चीज है, कौन सा वो ऑप्शन है, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो कि इंक्लूडेड है? कॉन्करेंट, ऊपर इसने स्टेट भी पूछ लिया, इसने यूनिटरी भी पूछ लिया, यूनियन भी पूछ लिया, और अब कॉन्करेंट पूछ रहा है। क्या ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, मैरिज है? दोनों में से कौन सा है? ओके, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर उन चीजों को मेंशन किया जाता है जैसे मैरिज हुआ, डाइवोर्स हुआ, अडॉप्टेशन हुआ, तो ये वाले जो कंसेप्ट होते हैं उसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में उन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे लिए मिल गया है डी। ठीक है, तो यहां पर है हमारा राइट आंसर डी। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन बी क्या कहता है, 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाले जो सेक्शन है, मतलब ये वाले इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि ये वाले क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, और काफी बच्चों को ऐसा फील अभी भी स्टिल हो रहा है इन क्वेश्चंस को देने के बाद भी। कुछ एक दो जो डाउट आए वो इन्हीं क्वेश्चंस में से थे, इन्हीं से रिलेटेड थे, असर्शंस एंड रीजंस वाले। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इनको 1 बाय 1। इसने कहा कि आफ्टर द
ऑक्यूपेशन ऑन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। बात तो सही है कि रशियंस ने जैसे पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो जो रशियन लैंग्वेज थी उसको उसके लोगों पर इम्पोज कर दिया। करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट पे आता है रीजन क्या दिया इसने, द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज सोन टू बी अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। ये वाला स्टेटमेंट भी, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप मार्क कर दो, ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और ये वाला भी। अब इसमें जो बच्चों को डाउट था वो ये था कि क्या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कुछ बच्चे ऑप्शन बी कह रहे थे, कुछ बच्चे ऑप्शन ए कह रहे थे। तो बात समझें, यहां पर बात तो दोनों ही सही है और ये, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये स्टेटमेंट अगर ऊपर होता तो सही हो जाता कि पॉलिश लैंग्वेज, अब क्योंकि पोलैंड के अंदर पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था, रशियन ने अपनी लैंग्वेज उन पे इंपोज कर दी थी, तो बात बिल्कुल करेक्ट है कि पॉलिश लैंग्वेज अब एक तरीके का सिंबल बन गया रशियंस के अगेंस्ट में मतलब प्रोटेस्ट करने का। बट प्रॉब्लम वाज कि यहां ये सेंटेंस इससे कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा। तो ये वाला कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा, इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप ए के साथ जा रहे हैं तो ए शायद हो सकता है आपका गलत हो जाए। रीजन क्या है, यहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये जो रीजन है ये रीजन करेक्ट नहीं है। अगर ये सेंटेंस ऊपर आता तो फॉर श्योर हमारा आंसर सही हो जाता। तो व्हाट वी विल डू, हम जाएंगे बी के साथ। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, मेरे हिसाब से बी। और इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहां पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848। इसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 1848 के अंदर क्या क्या हुआ, यूरोप की बात कर रहे हैं। क्या यहां से जो मोनार्क था उसको हटा दिया गया, यूनिवर्सल मेल सैफ्रिज हैज बीन प्रोक्लेम्ड, यहां पर मेल्स को राइट मिल गया वोटिंग, पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए विमेन को, नहीं ये बात नहीं हुई थी कभी भी, पॉलिटिकल राइट्स तो विमेन को यूरोप में बहुत बाद में जाके मिले थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर, और यहां पे प्रेस को फ्रीडम अपॉर्चुनिटी मांग रहे थे, वो फ्रीडम चाह रही थी प्रेसेस कि हमें भी मौका मिले कि अब हम बिना किसी प्रेशराइजेशन के काम कर सकें। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ये रहा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसके लिए। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट आंसर। फिर वही असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन देखते हैं। असर्शन है कि जो सिलेसिया में जो वेवर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में 1845 में, ये तो बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनके ड्रास्टिकली इनके जो पेमेंट्स उसको रिड्यूस कर दिया था, ये भी सही है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि उनके पेमेंट्स को रिड्यूस किया गया था इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी इससे कोरिलेटेड है, ऑब्वियसली तभी तो होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। पहली चीज तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, एक भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास में, या तो इससे रिलेट करता है या इससे रिलेट नहीं करता है। तो ये इससे रिलेट कर रहा है तो ऑप्शन फिर से वही, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें बताऊं क्या, मेरे हिसाब से तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसने कहा कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज, कि भाई इसने इनमें से कौन सा वो ऑप्शन था जिसके कारण से नया जो जर्मनी था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी, हाँ नई जो जर्मनी बनी उसके कारण, उसमें मतलब एक नए, इनमें से कौन से वो ऑप्शंस हैं जिसके कारण से वो स्ट्रांग हो गई। ठीक है, क्या वो करेंसी, बैंकिंग, डेमोग्राफी या फिर लीगल सिस्टम, इनमें से कौन से वो राइट ऑप्शंस हैं जिसके कारण से जो जर्मनी थी वो अब अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग महसूस कर रही थी। क्या 1 और 2 करेक्ट हैं, 2 और 3 करेक्ट हैं, 3 और 4 करेक्ट हैं, या 1, 2, 3 आर करेक्ट। तो देखो भाई यहां पर करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, डेमोग्राफी इसमें सही ऑप्शन नहीं है। 1, 2 ओनली 1, 2, 3 आर करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका भी सही होगा। देखो भाई डेमोग्राफी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, डेमोग्राफी अलग चीज है। मतलब इसने कहा कि जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है उसके कारण से या ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके कारण से वो काफी स्ट्रांग हुई, नहीं उसका कोई लिंकेज ही नहीं था। उनकी करेंसी के कारण, लीगल सिस्टम के कारण और बैंकिंग के कारण वो स्ट्रांग हुई थी। तो 1, 2 एंड 3 आर द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट वॉज रूल्ड बाय द
इटालियन प्रिंसली हाउस, इनमें से कौन सा वो स्टेट है, कौन सा वो जगह है जिसके अंदर इटली के एक्चुअल में जो प्रिंस थे वो रहा करते थे, या इटली के जो राजा थे वो रहा करते थे? क्या वो पेपल स्टेट था? नहीं। लोम्बार्डी था? नहीं। वेनेशिया था? नहीं। सर्डिनिया, पिडमोंट? राइट आंसर। वो था ना ऐसे, आपने देखा होगा कि ये ऐसे इटली एक बार अपन बना देते हैं और यहाँ पे ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया हो गया। तो ये आपका ये वाला हिस्सा था जहाँ पे इनका रूल था। ये वाला फ्रांस के ने ऑक्यूपाई कर रखा था। ये जो पेपल स्टेट है ये आपके पोप के पास में था। ये वाला हिस्सा था ऑस्ट्रिया के पास में, और ये वाला हिस्सा था आपके बॉर्बन डायनेस्टी के पास। आ जाइए नेक्स्ट, स्पेन की थी, याद रखना, फ्रांस वाली मत सोच लेना। हाँ, नेक्स्ट है कि काउंट द कैमेलियो कैवोर, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनके कैरेक्टर को लेकर के? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनके कैरेक्टर को लेकर के? चलिए, पहला है कि एक इटालियन स्टेटमैन थे, बिल्कुल सही है। ये फ्रेंच बोला करते थे, इटालियन से ज्यादा अच्छी, ये भी सही है। डिप्लोमेट थे, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, नहीं, ये नहीं करते थे। ऑटो वन बिस्मार्क के लिए अगर कहते ना तो मैं बोल देता है, लेकिन ये रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ये वाला आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि असर्शन एंड रीजनिंग वाला सेम वही, कि पहला असर्शन देखते हैं। असर्शन कहता है कि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल, बिल्कुल। और नेक्स्ट रीजनिंग इसने दी है, रीजन दिया है कि एथनिक ग्रुप ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। देखो, इस वाली लाइन के अंदर जो एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम मेरे सामने जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो है बेटा कि एथेनिक ग्रुप ऑफ ब्रिटेन। एथेनिक ग्रुप में अगर आपको याद आ रहा हो जो मैंने मैप आपको सिखाया था कि यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पे वेल्स है और यहाँ पर आ जाता है आपका स्कॉटलैंड। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये एथेनिक ग्रुप हो गया। इंग्लैंड ने बेसिकली क्या किया था, इन्फ्लुएंस अपना डाला था ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर यहाँ इंग्लिश होता तो मैं उसको सही मानता, यहां पर एथेनिक ग्रुप क्लियर नहीं है, इस कारण से ये वाला थोड़ा सा पंगा हो सकता है। लेकिन हाँ, सेंटेंस दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, ऐसे में एक तो जो रीजनिंग तो करेक्ट नहीं है, ये वाला पार्शियली करेक्ट है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, या तो आप ये कहेंगे कि असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अगर इस एथेनिक ग्रुप को आप इंग्लिश मान लेते हैं तो, अदरवाइज आप कहेंगे कि रीजनिंग इज फॉल्स। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका आंसर या तो सी आप करेंगे या फिर आंसर आप ए करेंगे। अब दोनों में कंफ्यूजन, आप देखते हैं सीबीएसई क्या इसको सही मानता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसने कहा है कि इनमें से कौन सा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा वो क्वेश्चन है, कौन सा वो ऑप्शन स्टेटमेंट है जो कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इसका मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव होगा, तो जो पॉजिटिव है उसको देख लो। पहला ऑप्शन क्या है कि यहां पे रिसोर्सेज का डिप्लीटेशन होता है, नेगेटिव आ गया स्टेटमेंट इसमें। फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों के अपनी ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या कर देते हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं या एक सही तरीके से वो यूज नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। दूसरा कि रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में है, तो ये भी प्रॉब्लम है, नेगेटिव आ गया। कि यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का, मतलब बिना सोचे समझे एक्सप्लॉयट करते हैं, ये भी नेगेटिव है। और आप रिसोर्सेज को इक्वली, ये बिल्कुल सही है। इसने बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, तो इसने कहा कि भैया आप डिस्ट्रीब्यूशन करो रिसोर्सेज का इक्वल फॉर्म में, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारे लिए बिल्कुल राइट होगा। तो डी पे जाइएगा, डी पे आपने करेक्ट किया होगा, मेरे हिसाब से आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। क्या बोला कि इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है, एक सेकेंड, इनमें से कौन सी वो ह्यूमन एक्टिविटी है, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुक जाइए। कहां चला गया, ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी जिसके कारण से लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है,
डिफॉरेस्ट्रेशन ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग ओवर इरिगेशन। ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा तो होता है पेड़ों को काटने के कारण, डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण, तो राइट आंसर भी डिफॉरेस्ट्रेशन ही आप करें। ठीक है, तो ये हो गया सही आंसर। क्वेश्चन 34 के दो स्टेटमेंट है असर्शंस एंड रीजनिंग के। असर्शन कहता है कि इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम द कैरल्स टू द हाई वैल्यू क्रॉप, कि भैया छोटी छोटी हार्वेस्ट ग्रो करने से अच्छे लेवल की हार्वेस्ट आपको ग्रो करना चाहिए। हमारे यहाँ पे फार्मर्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने क्रॉपिंग पैटर्न को। दूसरा, इसके कारण से उनकी इनकम होगी वो जनरेट होगी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो रिड्यूस होगा। सही बात है। सेम हार्वेस्ट ग्रो कर रहे हो और एक ही टाइप के हार्वेस्ट जिससे आपको ज्यादा आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, और अच्छी वैल्यू वाली क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, हाइब्रिड क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हो, इससे जो क्रॉपिंग पैटर्न आप बदलाव कर रहे हो उससे लैंड को भी क्या होता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने आप को वापस से फर्टिलिटी गेन करवाने के लिए, सो दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा और इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तो ऑफकोर्स ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कोरिलेटेड है और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये आंसर सही हो गया। इतना सिंपल होता है, सबसे ज्यादा आंसर्स और सबसे ज्यादा इजी जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती, यही होते हैं असर्शंस एंड रीजंस वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेम एक और ऐसा ही स्टेटमेंट आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इज डोमिनेंट इन अ फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स, के मेजॉरिटी कम्युनिटी जहां पे लोगों की मेजॉरिटी होती है जिस कम्युनिटी के, वो कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स में अपना डोमिनेशन रखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट है, उन्हीं को क्लियर करने के लिए समझा रहा हूं, अच्छे सुने। कि मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेंट है कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट में, कुछ ऐसे नेशंस हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज बताते हैं, लेकिन वहां पे भी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसी का रूल चलता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कि ये जो डोमिनेंस है इसके कारण देश की जो यूनिटी है वो क्या होता है, यूनिटी कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाती है, मतलब यूनिटी खतरे में पड़ जाती है, देश की जो यूनिटी है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शंस तो गलत हो गए, इन दोनों में से राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों का ये मानना था और कई सारे बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर इसका बहुत सारी वेबसाइट है जो ऑप्शन ए सही आंसर बता रहे हैं, बट लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर करता इसका तो ऑप्शन बी करके आता। क्यों करता? पहली चीज, यहां पर क्या चीज है, मेजॉरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेंट इन अ फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स। देखो मतलब अगर समझोगे आप तो कई जगह पर आपको लगेगा कि हाँ ये वाला सही है और कहीं पर लगेगा आपको ये वाला सही है। जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, अगर आप इसको रिलेट करना चाहो तो रिलेट कर भी सकते हो भी जाएगा, और अगर आप इसको रिलेट नहीं करोगे, अगर मैं मेरी थॉट के हिसाब से बात करूं तो इसको रिलेट कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? दो कारण है। पहला, कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात कर रहा है और यहां पर ये जो बात कर रहा है ये डोमिनेंस की बात कर रहा है। अभी डोमिनेंस कोई डिफरेंट है, इसका डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसने कहा कि ये बात तो स्टेटमेंट सही है कि जब किसी का डोमिनेशन होता है, किसी एक कम्युनिटी का होता है, किसी एक एथनिक ग्रुप का होता है, तो उससे देश की जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो लगता है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट बता नहीं रहा है कि यहां पर्टिकुलर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी ही ऐसा करेगी, क्योंकि फ्यू कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं है हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इसका। हाँ एक्सप्लेनेशन है, कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये करके आता, मेरे हिसाब से बी आंसर है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए वो करके आए हैं। तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन था तो इसको आपको स्किप कर देना चाहिए था। मैं होता तो मैं बी के साथ जाता, बहुत सारे बच्चों ने ए किया होगा तो वो उनकी इच्छा है, बट मेरे हिसाब से बी है, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोरिलेट तो कर रहा है बट राइट एक्सप्लेनेशन ये नहीं होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर वही असर्शंस एंड रीजनिंग का। इसने कहा दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट के पावर शेयरिंग अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है ये तो, इससे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और पावर शेयरिंग इज अ गुड थिंग, पावर शेयरिंग करना अच्छी बात है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, तो ए आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से करेक्ट पेयर आपको चूज करना है, करेक्ट पेयर आपको चूज करना है। ठीक है,
रशिया, चाइना, कनाडा और अर्जेंटीना, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है? तो देखो करेक्ट पेयर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का? ओके, इसने पूछा है कि यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना? तो करेक्ट पेयर नहीं है। रशिया के अंदर तो फेडरल है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी, मतलब आप रशिया की बात करें तो वहां पे जो स्टेट्स हैं वो ऑब्वियसली वहां पे क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। चाइना की बात करें तो वहां पर चाइना के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे यूनिटरी स्ट्रक्चर है। क्यों? वहां पर एक ही गवर्नमेंट है, वो रूल करती है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में क्या है, कनाडा अमेरिका से रिलेट करता है, तो कनाडा के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहां पे भी करेक्ट पेयर, तो यहां पे अर्जेंटीना जो है वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, ये करेक्ट है। क्यों? अमेरिका का पार्ट है, यहाँ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है। कमिंग टुगेदर वाले कंसेप्ट को ये फॉलो करते हैं, तो ये आंसर हमारे लिए सही होगा, डी वुड बी द राइट वन। नेक्स्ट वापस से असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। इसने बोला कि सिंगला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटी टर्म इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, ये वाला बिल्कुल सही है। और रीजनिंग की बात करें, इन द 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज्ड सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये वाला दोनों सेम, वैसे ही हमने जैसे ऊपर किया वैसे दोनों सेंटेंस तो गलत हो गए। लेकिन अब अगर प्रॉब्लम की बात देखी जाए तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर यहां पर इसने बोला है कि 1956 में सिंगला कम्युनिटी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। इसके कारण से उनके बीच में जो तमिलियंस थे उनको ऐसा लगा कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, सो दैट दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स और डूइंग कॉन्फ्लिक्ट्स अगेंस्ट द सिंगला कम्युनिटी। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जाना पड़ेगा, ये इसका होता ऑप्शन तो ज्यादा सही होता, मतलब असर्शन ये हो जाता और रीजनिंग ये हो जाता तो ठीक हो जाता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा राइट बी। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 39। इसने कहा आइडेंटिफाई करें आप पावर शेयरिंग का सही कंसेप्ट, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का। तो देखो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला, एक होता है ऐसे वाला, ये तो हो गया आपका वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जहां पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में। और यहां पर जब होता है तो सॉरी, यहां पर जब होता है ये तो वर्टिकल हो गया आपका, और जहां इक्वली शेयर हो तो वो उसको आप कहोगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। यहां से पावर लेके इसको दिया गया और यहां से पावर लेके इसको दिया गया, तो इसका होता है CSL और इसका होता है J। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इनको ऑर्गन्स कहते हैं और इनको टाइप्स कहते हैं। तो यहां पर इसने कहा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट आंसर अपने को दिख गया ए। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहां पे अलग अलग लिस्ट दे रखी है, उन लिस्ट में से राइट ऑप्शन आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट है और सब्सिडरी मैटर्स हैं। इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, मैच करके देखते हैं इनमें से कौन सा आपको पता है। चलो ये आपको पता होगा कि हर एक स्टेट की अपनी खुद की पुलिस होती है। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन मैटर लेता है, कॉन्करेंट डिफेंस का यूनिट, डिफेंस का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, आर्मी, नेवी और जो भी एयरफोर्स होती है वो। तो राइट आंसर अपने को अब तो मिल ही जाएगा शायद। फर्स्ट के अंदर 4D, फर्स्ट में D दोनों ऑप्शंस में है, और सेकंड वाले में अगर अपन बात करें सेकंड में C, तो वो भी दोनों ऑप्शन में है। अच्छा, ऑप्शन यहां पे मिस प्रिंट है, आप देख लीजिएगा एक बार, यहां पे सारे मेरे को कॉमन ही ऑप्शन दिख रहे हैं, सेम ही ऑप्शन है। तो या तो आप इसको कर लीजिएगा या इस पे कर लीजिएगा, बोर्ड में देख लीजिएगा एक बार पेपर में आपके कि अगर ये सेम क्वेश्चन है तो बोनस मार्क्स है इसका, अगर आपने ए और सी में से आंसर किया है तो, और या फिर ए और सी दोनों ही सही है। ठीक है, देख लीजिएगा क्या है, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। नेक्स्ट पे बात करें, विच ऑफ द कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, स्पेन या फिर बेल्जियम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर। 41 में ए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या होता है, जब जरूरत पड़ती है तो साथ आ जाते हैं, बाकी सब अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, सही बात है। तो देखो भाई यहां साफ साफ ये आंसर दिख रहा है मुझे, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कितने टाइप की, गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या,
नॉट इंट्रीगल पार्ट ऑफ। तो तीन टाइप का यहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देखो एक अलग ही दिख रहा है ये, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता जाएगा, ये ऑर्गन्स हमेशा बने रहेंगे। तो यहां पर ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। अब इसको ऐसे भी निकाल सकते थे आप कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा बदलता है, लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये तो ऑफिस वाला हो गया। राइट आंसर हमारे लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से, ज्यादा टाइम लग रहा है, मुझे सोचा नहीं था मैंने कि टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से वही असर्शंस एंड रीजनिंग का, कि केरला की लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, बिल्कुल सही है। केरला के ने मतलब केरला के पास में बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है वहां पे, ये भी ऑप्शन सही है। वापस से वही कंसेप्ट निकालो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इसीलिए तो कम है क्योंकि इनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं और एजुकेशन फैसिलिटीज भी इनके पास में है, तो उनको पता होता है, तो ए वुड बी द राइट वन। सब में ए ही आया है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों इन्होंने पेपर बनाया कि सब में आंसर ए इन्होंने कर दिया। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपने को तो बेनिफिट ही मिल रहा है ना, क्यों दिमाग लगाएं। चलिए, इसने कहा कि भाई 4 फैमिलीज रह रहे हैं किसी एक लोकल एरिया में और उनकी पर कैपिटा इनकम है लगभग 10,000 से कम। ओके, इनकी फैमिलीज की अगर इनकम की बात करें तो 6,000, 8,000 और 14,000 है। फोर्थ की इनकम क्या होगी? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए, चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं। क्या किया होगा इसने क्या होगा 5,000, पेन को थोड़ा सा छोटा करते हैं अदरवाइज दिखेगा नहीं आपको। क्या कैसे निकाला होगा इसने? देखो इसने कैसे निकाला होगा, मतलब 6,000 प्लस 8,000 प्लस 14,000 प्लस x डिवाइड किया होगा 4 से और आंसर आया होगा अपना 10,000, ये आया होगा। चलो एक बार फिर से इसको जोड़ के देख लेते हैं कितना हुआ। लगभग यहां पर हो गया आपका 20,000 और 28,000। 28,000 डिवाइडेड बाय 4, 28,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 7,000। और यहां पर आ रहा है अपना, अच्छा x निकालना है ना, बहुत सिंपल सी बात है, क्यों दिमाग लगाएं अपन। यहां पे प्लस x आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करो, इसको इतना भी दिमाग मत लगाओ तुम। देखो डायरेक्टली इसको करने का तरीका बताता हूं। अब एसएसटी वाले मैथ्स कैसे बताएंगे, वैसे तो तुम्हें आ ही गया होगा अगर इतना इसको देखा है तो। देखो अगर इनको ओवरऑल अपन देख लें तो 28,000 हो गए प्लस x हो गया, है ना, और यहां पर हो गया 4 और यहां हो गया आपका 10,000। कितना सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 40,000 हो जाएंगे और यहां पे 12,000 प्लस मतलब 28,000 प्लस x आ रहा है, तो इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 40,000 तो टोटल आ रही थी सभी की और इन तीनों की मिलाकर के आ रही है 28,000, तो ऑफकोर्स इसकी 12,000 के आसपास होगी, तो राइट आंसर होगा आपका सी। बच्चों वाला क्वेश्चन था, तुमने कर लिया होगा, मैं जानता हूं, इस पे इतना तो विश्वास है तुम पे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा जीडीपी में अपना पार्टिसिपेशन रखता है? टर्शियरी सेक्टर। इसका तो मजेदार नहीं है, ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर राइट आंसर है। फिर इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में भी सबसे ज्यादा कौन सा वो सेक्शन है जिसने अपना पार्टिसिपेशन दिया है? तो इसमें भी टर्शियरी सेक्टर ही सबसे आगे है। टर्शियरी सेक्टर ने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है 17-18 के हिसाब से, अभी भी स्टिल वही सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका पैसेज वाला। पैसेज के क्वेश्चंस तो सीधे सीधे आंसर्स थे उसमें, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, फिर भी एक बार देख लो। पैसेज का क्वेश्चन है और झूमिंग कल्टीवेशन को, या जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी जिसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड है। तो पैसेज इंग्लिश का है, कर लेंगे मेरे हिसाब से, क्यों इस पर टाइम लगाएं अपन, ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि सीधे सीधे आंसर्स दे रखे हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो बता देना। ये भी सेम वही पैसेज का क्वेश्चन होगा, इसको भी स्किप करें। तो बचे क्या, मैप के क्वेश्चन बचे हैं, चलो भैया मैप करके बता देते हैं आपको। इसने कहा कि आप पता लगाओ ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी, ठीक है भाई। ऑप्शन ए ये तो मुझे दिख रहा है, कौन सा होगा ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट पता कर लो, और
क्या पूछा है देखो, ऑप्शन ए में क्या पूछा है, चलो एक बार क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा। देखो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि उड़ीसा के अंदर कौन सा डैम लोकेटेड है। तो उड़ीसा के अंदर हमने क्वेश्चन में दिया था आपको, अगर आपने हमारे एग्जाम्स का देखा हो तो हीराकुंड है, हीराकुंड डैम। अभी मैप वापस दिखाऊंगा, तो यहां पे हीराकुंड डैम को आपको मार्क करना है, ये हीराकुंड डैम है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो इसने बोला है कि इनमें से कौन सा वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है जूट को। देखो इस तरह का क्वेश्चन तो इतना सिंपल था क्योंकि आपको डायरेक्टली इसने बता दिया कि भैया इस स्टेट की बात कर रहा है, तो ये स्टेट तो आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हो ना, वेस्ट बंगाल है। तो ऑप्शन इसका हो गया आपके वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो हो गया आपका हीराकुंड। और तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, इस तरह से आपने लगभग 60 क्वेश्चंस कर लिए। वो पैसेज वाले क्वेश्चंस मैंने इसलिए स्किप किए हैं क्योंकि पैसेज है, साफ साफ आंसर दे रखे हैं, उसको बताना तो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है और आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो इस तरह से हमने बेटा सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और मेरे हिसाब से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट करें टेलीग्राम चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या जो भी जिस भी मैनर में आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन हाँ इससे बात फिर मैं बोल रहा हूँ क्लियर होगी कि टर्म 1 जितना सिंपल दिया है टर्म 2 सिंपल नहीं आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े से टिपिकल होंगे। ठीक है, वैसे इसमें 40 आउट ऑफ 40 अगर आप गेन कर रहे हो ना तो आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। तो आप रिलैक्स रहो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, कहीं प्रॉब्लम आए तो हमसे कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू सो मच।